एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे थे। तो जो मुगल एम्पायर के बारे में हमने जो है पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी लास्ट वीडियोस में। उसमें हमने जो है देखा था कि मुगल एम्पायर जो है कौन सी सेंचुरी में जो है अपने एक्सपेंशन करती है, किस तरह से जो दिल्ली सल्तनत है ओनली जो दिल्ली के आसपास के एरिया तक ही जो है वो सीमित रहती है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें मुगल्स की, राइट, तो उन्होंने जो है ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे जो है अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया था, राइट। एंड उनके जो है कैंपेन्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी, कौन कौन से रूलर्स ने यहाँ पे कौन से कैंपेन्स किए थे एंड कौन कौन से रूलर्स को जो है यहाँ पे उन्होंने हराया था, उनके बारे में भी बात की थी। एंड इवन जो इनकी क्रोनोलॉजी होती है, राइट, इन सभी रूलर्स की, जो कि बार बार पूछी भी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो हमने कवर की थी अपनी लास्ट वीडियोज़ में। एंड इवन जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, राइट, किस तरह से जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाया करते थे, उनके बारे में भी जो है हमने यहाँ पे कवर किया था, राइट। सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम टॉपिक, दैट इज द मुगल एम्पायर के बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो अब इनके जो कुछ बुक्स हैं, राइट, जो कुछ यहाँ पे जो है इनके समय के टेक्स्ट जो है जो हमें इनके बारे में बताते हैं वो हमें यहाँ पे मिले हैं, तो अब उनके बारे में बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अकबरनामा, राइट। अकबरनामा क्या है एंड ए अकबरी जो है वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन दी प्रीलिम्स, राइट। यूपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे वो स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। सो क्या रहता है यहाँ पे, अकबर जो थे, राइट, अकबर ने क्या किया था कि अपने उनके एक क्लोज फ्रेंड्स थे एंड उनके एक कोर्टियर्स भी थे, उनके कोर्ट में यहाँ पे उनके साथ वो काम किया करते थे एज ए मिनिस्टर। तो उन्हें जो है वो ऑर्डर करते हैं, उनका नाम क्या था, अबुल फजल। अबुल फजल को जो है वो ऑर्डर करते हैं कि वो जो है उनके रूल की, मीन अकबर के रूल की एक हिस्ट्री लिखें। तो अबुल फजल ने क्या किया कि उन्होंने जो है 3 वॉल्यूम हिस्ट्री जो होती है अकबर के रूल की, जिसे हम जो है नेम दे सकते हैं अकबरनामा, वो लिखी थी, राइट। तो अकबरनामा क्या है, इट इज द हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रूल। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है, तो 3 वॉल्यूम की जो हिस्ट्री यहाँ पे इन्होंने लिखी थी अकबरनामा, तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसमें हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद द अकबर्स एंसेस्टर्स, उनके जो पूर्वज थे, उनके जो एंसेस्टर रहते हैं उनके बारे में वो हमें बताते हैं। एंड जो सेकंड वॉल्यूम है, इट रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रूल, मीन अकबर के रूल के क्या क्या इवेंट्स हुए थे, मीन कौन कौन से जो यहाँ पे रूलर्स थे उन्हें इन्होंने हराया था, कौन से रूलर्स ने इनकी जो है सॉवरेनिटी को अपना लिया था, राइट। एंड इनके जो है जितनी भी इन्होंने पॉलिसीज यहाँ पे अडॉप्ट की थी उनके बारे में भी जो है सेकेंड वॉल्यूम हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। So now if we talk about the third volume is the ए अकबरी। तो थर्ड वॉल्यूम को यहाँ पे ए अकबरी बोला जाता है। तो ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इट डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का जो प्रशासन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। उनका जो हाउस होल्ड है, राइट, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, आर्मी के बारे में, एंड इनके रेवेन्यूज हो गए, एंड इनके जो एम्पायर की ज्योग्राफी है उसके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाता है। सो दीज 3 लाइन्स आर टू मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो फर्स्ट वॉल्यूम है इट डील विद द अकबर्स एंसेस्टर, एंड जो सेकंड वॉल्यूम है इट डील विद द इवेंट्स ऑफ अकबर रूल, एंड थर्ड वॉल्यूम इज नोन एज द ए अकबरी एंड इट डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज और जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिच डिटेल्स, जो भी यहाँ पे ट्रेडिशंस थे अकबर के समय में, जो भी इनके ट्रेडिशंस थे, उनका कल्चर किस तरह का था, हमारे इंडिया के जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उस समय में कल्चर किस तरह का था, उसके बारे में भी हमें जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या रहता है ए अकबरी का, कि इन्होंने काफ़ी जो है अच्छे से इनका जो स्टैटिस्टिकल डिटेल होता है वो प्रोवाइड करवाया है अबाउट एवरीथिंग, मीन किस तरह की क्रॉप्स थी, डाइवर्स नेचर थी यहाँ पे, डाइवर्स तरह की जो क्रॉप्स थी, इनकी यील्ड किस तरह की थी, एंड कौन से समय में जो है यील्ड इनकी हुआ करती थी, प्राइसेस क्या थे वहाँ पे, लोगों के वेजेस क्या थे, एंड रेवेन्यू क्या था। तो इन सभी चीज़ों को जो है काफ़ी डिटेल वे में एंड काफ़ी अच्छे से जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है ए अकबरी में, राइट। सो नाउ थोड़ा सा एक क्लोजर लुक देख लेंगे अकबर की पॉलिसीज के बारे में।
तो जो ब्रॉड फीचर्स यहाँ पे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हैं, इट वर लेड डाउन बाय दी अकबर। अकबर ने जो है यहाँ पे अकबर की जितनी भी पॉलिसीज थी वो अकबर ने ही यहाँ पे बनाई थी। उनके जो फीचर्स होते हैं वो अकबर के द्वारा ही बनाए गए थे। एंड इन सभी पॉलिसीज को, इन पॉलिसीज के क्या फीचर्स हैं उन्हें जो है अबुल फजल ने काफ़ी अच्छे से जो है डिस्कस किया है, काफ़ी इलेबोरेटली जो है इसे डिस्कस किया है अपनी बुक में, जिसका नेम है अकबरनामा। ओके, एंड इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम, एंड मेनली जो लास्ट वॉल्यूम है उसमें भी जो है, जिसे हम यही अकबरी बोल सकते हैं, उसमें भी जो है काफ़ी इलेबोरेटरी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई है, या फिर जो उसके बारे में डिस्कस किया हुआ इन्होंने डिटेल्ड वे में। ओके, तो अबुल फजल जो है वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जो एम्पायर थी इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। अलग अलग राज्यों में जो पूरी एम्पायर को डिवाइड किया गया था, तो इन प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था उस समय में? सूबास बोला जाता था। ओके, ये सारी यहाँ पे इनकी एम्पायर है, पूरी एम्पायर को छोटे छोटे जो सूबास होते हैं उसमें जो है इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ था। ओके, एंड इन सूबास को अब कौन चलाया करते थे? इसे गवर्न कौन करता था? जो सूबादार होते हैं वो गवर्न किया करते थे। एंड इन सूबादार का क्या काम हुआ करता था यहाँ पे? वो दोनों ही, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे मिलिट्री फंक्शंस हो, दोनों को ही यहाँ पे वो देखा करते थे। एंड हर प्रोविंस का जो है एक अपना फाइनेंशियल ऑफिसर भी हुआ करता था। हर सूबे का एक अपना फाइनेंशियल ऑफिसर भी हुआ करता था, जिसे हम क्या बोलते थे? जिन्हें जो यहाँ पे जो है दीवान बोला जाता था। राइट, सो दीज वर्ड्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे दीवान किसे बोला जाता था? जो फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं उन्हें दीवान बोला जाता था अकबर के समय में, अकबर के रूल में। ओके, सो यहाँ पे पीस एंड ऑर्डर के लिए, इनके प्रोविंस में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो सूबादार होते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए और भी कुछ ऑफिसर्स जो होते वो यहाँ पे लगाए गए थे, जो इन सूबादार को सपोर्ट करते थे। लाइक मिलिट्री पे मास्टर हुआ करते थे। जो मिलिट्री पे मास्टर है इनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था? बख्शी वर्ड यूज किया जाता था। देन मिनिस्टर हुआ करते थे यहाँ पे कुछ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज के लिए, तो उन मिनिस्टर्स को क्या बोला जाता था? सदर बोला जाता था। मिलिट्री कमांडर्स हो गए, दे वर कॉल्ड एज दी फौजदार्स, उन्हें फौजदार बोला जाता था। एंड टाउन पुलिस कमांडर हुआ करते थे, दे वर कॉल्ड एज अ कोतवाल। ओके, सो दीज वर्डिंग्स आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अकबर के जो नॉर्मल थे, जितने भी उनके नोबल हुआ करते थे, उनके जो कमांडर्स हुआ करते थे, यहाँ पे हम बोल सकते कि उनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो जो है लार्ज आर्मीज को, बड़ी बड़ी आर्मीज को कमांड भी किया करते थे। एंड इवन जो है वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो उन्हीं के पास हुआ करता था, इन नोबल्स के पास ही। एंड वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, जब तक ये नोबल जो है, जो भी इनके मिनिस्टर्स हैं जिनके पास जो है काफ़ी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था, वो असेस कर सकते थे इन रेवेन्यू को, तो जब तक ये नोबल जो है वो यहाँ पे लॉयल रहते हैं अपने अकबर की तरफ, अपने रूलर की तरफ, तब तक तो इनकी जो एम्पायर है वो काफ़ी एफिशिएंटली यहाँ पे फंक्शन करती है, काफ़ी एफिशिएंटली काम करती है। बट एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, जैसे कि हमने जो है लास्ट वीडियोज़ में भी देखा था कि 17th सेंचुरी तक आते आते जो मुगल एम्पायर थी वो डिक्लाइन हो रही थी। ओके, तो यहाँ पे जो नोबल्स थे वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, उनका जो अपने रूलर्स के ऊपर से जो विश्वास था वो खत्म हो रहा था। तो बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी ये जो नोबल्स होते हैं वो अब लॉयल नहीं थे टूवर्ड्स देयर रूलर। ओके, तो ये जो नोबल्स हैं ये क्या करते हैं? अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स होता है वो बना लेते हैं, अलग हो जाते हैं। मीन जो भी इनके पास सूबाज हुआ करते थे वहां के ये जो है खुद रूलर बन जाते हैं, ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने रूलर से। ओके, सो देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकन बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब इनके खुद ही इनके मन में जो है लालच आ जाता है। ये जो एक तरह से जितने भी इनके नोबल्स हुआ करते थे ये भी जो है लालची हो जाते हैं कि वहां के हम जो है रूलर ही बन जाते हैं। सो जब यहाँ पे अकबर फतेहपुर सिकरी में थे ड्यूरिंग दी 1517, तो यहाँ पे अकबर ने एक और काफ़ी अच्छा काम किया था कि उन्होंने जो है डिस्कशन स्टार्ट की थी ऑन द रिलीजन। मीन कोई भी यहाँ पे किसी भी रिलीजन से जितने भी उनके लीडर्स हुआ करते थे अलग अलग रिलीजन्स के, उन सभी लीडर्स को जो है वो अपने पास बुलाया करते थे अपने कोर्ट में, एंड वहाँ पे जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स के रिगार्डिंग डिस्कशंस करवाया करते थे। ओके, लाइक यहाँ पे उलामा हो गए एंड ब्राह्मण्स हो गए,
जीसस प्रीस्ट हो गए, या फिर रोमन कैथोलिक्स जिन्हें बोला जा सकता है जीसस प्रीस्ट को, एंड देन ज़ोरोआस्ट्रियंस हुआ करते थे। तो इन सभी लीडर्स को, इन सभी प्रीस्ट को हम बोल सकते हैं वो अपने कोर्ट में बुलाया करते थे। 1570s के आसपास की जो बात है, ये फतेहपुर सीकरी में थे उस समय में। तो ये जो डिस्कशंस यहाँ पे हुआ करती थी रिलीजन के ऊपर, वो कहाँ पे हुआ करती थी? इबादत खाना में जो है ये डिस्कशंस हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन जो है आई थिंक 2018 प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है ये पूछा गया है कि इनके जो रिलीजन के बेसिस पे जो डिस्कशन हुआ करती थी वो कहाँ पे हुआ करती थी? सो इट टुक प्लेस इन दी इबादत खाना, राइट। तो ये जो है रिलीजन में, या फिर जो सोशल कस्टम्स होते हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग जो एक तरह से रिलीजन से बिलोंग करते थे, उनमें जो है ये काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे अकबर। एंड जब ये डिस्कशंस यहाँ पे हुआ करती थी, इन डिस्कशंस के बाद में अकबर जो है वो रियलाइज़ करते हैं कि जो कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स थे पुराने समय की अगर हम यहाँ पे बात करें, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, तो उन्होंने जो है कुछ इस तरह के रिचुअल्स जो है वो बना दिए हैं, इस तरह के कुछ डॉगमास जो है वो बना दिए हैं जो कि बाइगोट्स हैं, मीन जो है एक तरह से वो करप्ट है, मीन गलत चीजें जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स। तो ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स की वजह से यहाँ पे कुछ डिविजन्स आ गई हैं सोसाइटी के बीच में। सोसाइटी जो है वो आपस में डिवाइड हो चुकी है, एंड उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, मीन उनके जो लोग हैं, उनके बीच में यहाँ पे हमें जो है डिसहार्मनी देखने को मिलती है, आपस में जो उनका भाईचारा नहीं है। ओके, तो ये चीजें किन की वजह से हुई हैं? ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, इन्होंने जो है गलत प्रीचिंग्स यहाँ पे लोगों को दी हैं। तो ये चीजें यहाँ पे रियलाइज की जाती हैं अकबर के द्वारा, जब वो अलग अलग रिलीजन्स के लोगों के साथ जो है डिस्कशंस करते हैं इबादत खाना में। So this eventually led Akbar to the idea of Sulekul और the universal peace। तो इसके बाद में जो है उनके मन में जो है यही आइडिया आता है कि हमें यहाँ पे सुलेकुल को अपनाना होगा। सुलेकुल मीन यूनिवर्सल पीस, मीन सभी जो है यहाँ पे मिलके रहेंगे। अब जो है हर रिलीजन की तरफ जो टॉलरेंस का जो काम होता है वो यहाँ पे अकबर ने स्टार्ट किया था। मीन हर रिलीजन की तरफ जो है वो उन्होंने टॉलरेंस अपनाई थी, किसी भी पर्सन के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, राइट, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। इसके अलावा मीन जो है उन्होंने रिलीजन को छोड़ दिया था, उसे जो है एक तरह से टॉलरेंस जो होती है वो अपनाई थी। एंड किस चीज़ के ऊपर जो है ये ज़्यादा फोकस करना चाहते थे? एथिक्स का जो सिस्टम होता है उसके ऊपर वो फोकस करते थे। मीन ऑनेस्टी होगी, जस्टिस एंड पीस, ये तीन चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होनी चाहिए। ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस, इसके ऊपर वो जो है ज़्यादा फोकस करते थे। अबुल फजल जो है, एक तरह से अबुल फजल ने भी अकबर की जो है काफ़ी हेल्प की थी कि गवर्नेंस जो है यहाँ पे जो भी इन्होंने बनानी है, जो भी पॉलिसीज जो है यहाँ पे बनानी है एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो वो इसी विजन को सामने रखते हुए, उसे जो है मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हमें बनानी है। ओके, यहाँ पे अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलेकुल। So this principle of governance was followed by the जहांगीर एंड शाहजहां as well। तो ये जो प्रिंसिपल था इनका गवर्नेंस का, इसे बाद में जहांगीर एंड शाहजहां दोनों ने ही फॉलो किया था। ओके, तो अब 17th सेंचुरी में जो मुगल एम्पायर थी वो उसकी सिचुएशन किस तरह की थी वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पे अकबर थे या फिर जहांगीर आते हैं, उनके समय में तो सिचुएशन जो है काफ़ी अच्छी थी, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी अच्छे से चल रही थी। बट 17th सेंचुरी में थोड़ा सा जो है यहाँ पे इनके बीच में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ओके, तो क्या था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी थी इन मुगल एम्पायर की, इनकी वजह से ही यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। एंड काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी हमारे भारत में आए थे इनके समय में, तो वो जो है ये डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे ये जो लैंड है एक तरह से ये पैसे वाली लैंड है, इट इज़ अ लैंड ऑफ वेल्थ, इस तरह से इसे जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है। बट ये जो सेम विजिटर हैं, एक तरफ तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पैसा था उस समय में, बट दूसरी तरफ यहाँ पे उसके साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा पावर्टी भी थी, राइट, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रही थी। तो जो इनइक्वालिटीज़ थी वो जो है यहाँ पे बढ़ रही थी, राइट। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे जो कि फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रूल इन्फॉर्मर्स, तो शाहजहां के रूल के समय के कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इन्हें मिले हैं, जो कि इन ट्रैवलर्स ने ही यहाँ पे लिखे थे। तो वो हमें ये बताते हैं कि जो हाईएस्ट रैंकिंग मनसाबदार थे, जिनके बारे में हमने जो है लास्ट वीडियो में देखा था, उनकी नंबरिंग कितनी थी? ओनली जो है 445 ही हाईएस्ट रैंक के मनसाबदार हुआ करते थे। तो टोटल कितने मनसाबदार थे?
8000 मनसाबदार थे, उनमें से जो हाईएस्ट रैंक वाले थे वो ओनली 445 ही थे। बट जो बाकी वाले बचे यहाँ पे, उनके जो है यहाँ पे वो लोएस्ट रैंक के मनसाबदार हुआ करते थे। मीन इनकी जो इनकम थी, ये जो लोएस्ट रैंक वाले मनसाबदार की, वो काफ़ी कम थी। एंड ये जो कुछ हिस्सा है यहाँ पे मनसाबदार का, इनकी जो इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। Okay, so this small number, a mere 5.6% of the total number of मनसाबदार, ये जो कितना बनता है टोटल नंबर ऑफ मनसाबदार में से 5.6%, अराउंड 6% के ही जो लोग थे उनके पास ज़्यादा वेल्थ हुआ करती थी। ओके तो टोटली इनके पास जो है, इनकी जितना भी टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता था एम्पायर का, उसका मीन सपोज यहाँ पे 100% रेवेन्यू है, उसका 61% जो रेवेन्यू है, ये जो पैसा है वो किसके पास चला जाया करता था, ये 445 जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, इनके मनसाबदार हुआ करते थे, उनके पास ही वो जाया करता था पैसा। ओके सो मुगल एम्पर जो है एंड देन उनके जो मनसाबदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करते थे, किसके ऊपर, सैलरीज के ऊपर एंड गुड्स के ऊपर जो उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ करता था। तो इस एक्सपेंडिचर की वजह से यहाँ पे जो बड़े आर्टिजन्स हैं, यहाँ पे जो पीजेंट्री हैं, जो इन्हें गुड्स एंड जो प्रोड्यूस है वो सप्लाई किया करते थे, वो तो बेनिफिट में रहा करते थे। बट जो लोअर जो किसान होते हैं, जो पीजेंट होते हैं, जो छोटे वाले आर्टिजन्स होते हैं, उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। उन्हें जो है एक तरह से अपने लिए, एक तरह से खाना खाने के लिए जस्ट पैसे बचते थे, वो जो है यहाँ पे संभाल के नहीं रख सकते थे पैसे को। ओके कुछ अर्निंग जो है उनकी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे। देन एडिशनल रिसोर्सेज भी नहीं थे उनके पास, वो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते थे, ना ही कोई नए टूल्स या फिर कुछ सप्लाईज जो होती हैं वो नहीं ले सकते थे, सो डैट कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। सो दी वेल्दियर पीजेंट्री एंड जो आर्टिजन ग्रुप्स हैं एंड जो मर्चेंट्स एंड बैंकर जो हैं, वो जो है ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल था उनके लिए। जो जितनी भी इनकी पॉलिसीज थी वो इन बड़े पीजेंट्स के लिए, बड़े जो आर्टिजन ग्रुप्स होते हैं या फिर जो बड़े बैंकर्स हैं या फिर मर्चेंट्स हैं, उनके लिए ही जो है वो बेनिफिशियल थी। जो लोअर स्ट्राटा के जो लोग होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, उनके लिए जो ये बेनिफिशियल नहीं थी। ओके So the enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of the people. तो इनके पास जो है ये जो बड़े ग्रुप्स हैं, यहाँ पे पीजेंट्स हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा आया करता था, ये जो सूबादार हुआ करते थे, तो ये जो एक तरह से लेट 17th सेंचुरी में ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये जो मर्चेंट्स थे वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, इनके पास ज़्यादा पैसे थे। सो एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पर स्लोली डिक्लाइंड, हम देख रहे हैं कि 17th सेंचुरी में जो मुगल एम्परर्स हैं वो जो है यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं। तो उनके जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, इनके जो मनसाबदार हुआ करते थे, यहाँ पे जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे जो इन्हें गुड्स सप्लाई किया करते थे, यहाँ पे बड़े पीजेंट्स हुआ करते थे जो इन्हें प्रोड्यूस सप्लाई किया करते थे, वो ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो रहे थे अपने अपने रीजन्स में। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नई डायनेस्टीज जो थी वो बना ली थी एंड इन प्रोविंसेस के ऊपर जो है अपनी कमांड इनकी अब जो है बन जाती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हैदराबाद हो गया या फिर अवध हो गया। Although they continue to recognize the मुगल एम्पर इन दिल्ली, बट जो है इसके साथ जो है वो इंडिपेंडेंट तो हो जाते हैं, बट फिर भी जो है मुगल एम्परर्स की अभी भी 17th सेंचुरी में अथॉरिटी थी वो यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, तो वो उसे उन्हें जो है अभी भी अपना मास्टर ही मानते हैं। ओके बाय द 18th सेंचुरी, बट 18th सेंचुरी में जाके ये जो प्रोविंसेस थे, 17th सेंचुरी तक तो यहाँ पे मुगल एम्पायर जो थी वो अभी थी, मीन जो है वो डिक्लाइन होने के कगार पे थी, बट उनकी अथॉरिटी अभी यहाँ पे कायम रहती है। बट 18th सेंचुरी में जाके ये जो प्रोविंसेस थे वो टोटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड अपनी पावर को वो कंसोलिडेट कर लेते हैं, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट लेसन। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।